नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गोदान उपन्यास का सारांश। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों पर मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ। आज हम इसके सारांश को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले कथासार जानते हैं। देखिए, कथासार की अगर यहाँ पर बात करें तो भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है। वह विदुर भोला का विवाह करवाने का वादा लेकर 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। वो भोला को बहला लेता है कि वो उसका दोबारा से, क्योंकि वो विधुर है, उसकी पत्नी मर चुकी है, उसका विवाह करवा देगा और जो 80 रुपए गाय की कीमत थी उस गाय को उधार लेने की तरकीब लड़ा लेता है। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित न मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा देने का वादा करता है। यानी भोला के पास भूसा नहीं है इसलिए वो गाय दे रहा है, लेकिन जब होरी को इस बात का पता चलता है तो वो उसे भूसा देने के लिए यानी गाय का चारा देने के लिए तैयार हो जाता है। भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में जब गोबर आता है तो गोबर की मुलाकात किससे होती है? भोला की विधवा बेटी झुनिया से होती है, जो आगे प्रेम में परिणत होती है। गाय आने पर गांव वाले देखने आते हैं और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं, ये सोचकर कि अलगोजे में दबाकर रखे गए पैसों से होरी ने गाय खरीदी है। उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते। इससे क्या होता है? होरी दुखी हो जाता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। वहां राय साहब, मेहता, ओंकारनाथ, मालती आदि के बीच जमींदारी विवाह सिद्धांत एवं अन्य मसलों पर बहस होती है। यहाँ मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और 1000 रुपये इनाम ले लेती है। पठान के वेश में कौन पहुंचता है? डॉक्टर मेहता पहुंचते हैं और आकर रुपए मांगते हैं, धमकी देते हैं कि रुपए न मिले तो वो गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूंछें उखाड़ लेता है। अगले दिन शिकार पर जाते हैं जिसमें 3 टोलियां बनती है। पहली टोली मेहता और मालती की बनती है। मालती जो कि मेहता पर आकर्षित है, लेकिन मेहता की तरफ से कोई आकर्षण का भाव नहीं है। दूसरी टोली, पहली टोली आप ये ध्यान में रखें, मेहता और मालती की है। दूसरी टोली किसकी है? राय साहब और खन्ना की। और तीसरी टोली किसकी बनती है? तनखा और मिर्जा खुशेंद की। खरीफ की बुआई से पहले नोखेराम कहलवाता है कि बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को तैयार होता है। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की मृत्यु हो गई। हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का भी खेत संभालता है। एक रात 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया होरी के घर आ जाती है। गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है। गांव की पंचायत होरी पर डांड लगाती है, यानी उस पर जुर्माना हर्जाना लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है। होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रेहन रखकर डांड चुकाता है। रेहन यानी गिरवी रखकर डांड चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्जा खुशेंद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। इधर डांड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। पुनिया उसकी सहायता करती है। भोला झुनिया और गोबर के प्रकरण से आहत हो होरी से गाय के रुपए मांगता है। न दे पाने पर वह उसके बैल खोलकर ले जाता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगती है। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लीग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। लेकिन ये महिलाओं के समानता के अधिकार पर कुछ भी नहीं बोलते। अगली बुआई के समय होरी के पास बैल नहीं होते। बुआई यानी खेत को जोतने के समय। इसका फायदा उठाकर दाता दिन होरी से साझे में बुआई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले आता है। होरी जो पहले जमींदारों से जमीन लेकर उन पर काम करता था, अब वो मजदूर के स्तर पर आ गया है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक के साथ मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेता है। उधर गोबर नौकरी छोड़ खोंचा लगाने लगता है, जिसमें अच्छी आमदनी होती है। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले आता है।
वापसी में वह झुनिया को शहर ले जाना चाहता है। इस प्रसंग में धनिया से झगड़ा भी हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उद्दंड और स्वार्थी बन बाल बच्चों को लेकर गोबर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। कन्या का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था और सिर पर चुनाव भी थे। पैसों की कमी थी, इसीलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वह मना करता है तो खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। सीलिया माता दीन के अनाज के ढेर से दुलारी साहुआइन को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज दे देती है तो माता दीन उसे भला बुरा कहता है। सीलिया के पास हरखू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सीलिया को अपने घर पर रख लेती है। सोना के विवाह के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपए लाएंगे। इस पर सोना सीलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गई, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी की बहुओं से नहीं पटती, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकाल देता है। नोखेराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की ईख नीलाम करवा देता है। उगाई की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपए नहीं देती। इस संकट में नोहरी होरी को रुपए देकर उसे उबारती है। गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे पता लगता है कि उसके खोंचे की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा है। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया फिर से गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है, झुनिया को पीटता है, गालियां देता है। चुया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाते हैं। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है। खन्ना गोविंदी का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लीग होम मेंबर भी बन जाते हैं। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ज्यादा वेतन होने के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। कुर्की यानी नीलामी। मालती मेहता को अपने घर लाती है। मालती गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहना पसंद करती है। माता दीन सीलिया के बालक को प्यार करता है। बालक निमोनिया के कारण मर जाता है। माता दीन सीलिया के प्रति पुनः आकर्षित हो जाता है। जाति के बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नोखेराम बेदखली का दावा करता है। दाता दीन के सुझाव पर होरी रूपा की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपए ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद झुनिया व बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए गायें लेना चाहता था, इसीलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। एक दिन हीरा अचानक आ जाता है और होरी से माफी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको कै यानी उल्टी होती है। उसे लू लग जाती है। होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी को मृत्युशैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। धनिया सूतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 आने पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, महाजन, घर में न गाय हैं, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इसका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। इसी के साथ ये उपन्यास समाप्त होता है। देखिए, जिस व्यक्ति की ये इच्छा थी कि उसके घर में गाय रहे,
लेकिन खाने को रोटी तक नहीं है, इतनी आर्थिक गरीबी का आर्थिक तंगी का उसको सामना करना पड़ा। आखिर में महाजन के द्वारा उसे क्या कहा गया कि गोदान किया जाए। गोदान यानी गऊ का दान। जिसके घर में भोजन नहीं, वो गाय कहाँ से लाए? और अगर गाय होती तो वो सबसे पहले अपनी इच्छा पूरी करके अपने घर में गाय लेकर आते। लेकिन धनिया जो एक गरीब स्त्री है, किसान स्त्री है, होरी की पत्नी है, उस पर गोदान का दबाव बनाना उस समय की जो महाजनी व्यवस्था है उसको दर्शाता है। किस प्रकार निम्न वर्ग का शोषण किया जा रहा था, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां और कष्ट थे। उनके पर जो लगाए जाने वाला जो लगान था, उसको चुकाते चुकाते ही उनका जीवन गुजर जाता था। ब्याज पर लिया हुआ पैसा है, उसका मूल देना तो दूर, ब्याज भी पूरा नहीं होता था। इस तरह से उनका जीवन कठिनाइयों में था। तो प्रेमचंद जी की जो कहानियां है, जो उपन्यास है, वो कल्पना पर आधारित नहीं बल्कि यथार्थ पर आधारित है। और गोदान एक ऐसी ही यथार्थवादी रचना है जो तत्कालीन किसान समाज, जातिवाद आदि को अपने इस उपन्यास में उन्होंने संकलित किया है। किस प्रकार उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की खाई बढ़ रही थी, किस प्रकार उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर हावी था, किस प्रकार अगर देखें तो शिक्षा और अशिक्षा के बीच में जो अंतर है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। किसान और जमींदार के बीच में जो अंतर है वो हमें देखने को इस उपन्यास में मिलता है। अगर उस तत्कालीन समय को अगर जानना है और देखना है तो गोदान जैसे उपन्यास के माध्यम से देखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस रचना का सारांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।